ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड आप लोग ज्यादातर इंटरनेशनल खबरों के लिए देखते हैं। मेरा भी ये मानना है कि अगर इंटरनेशनल खबरें आप समझेंगे तभी देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है, सरकार के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, वो आपको समझना आसान हो जाएगा। जिसकी अभी ताजा मिसाल भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील जिसे कहा गया है, कारोबार के लिए समझौता, वो जो हुआ है उसे सरकार अपनी कामयाबी के तौर पर देख रही है। और उसमें बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जिसको कहा जा रहा है 50% से 18% पे लाए हैं, और यह नहीं बताया जा रहा कि 3% से 18% जो है वो सब्सिडी हमें देनी पड़ रही है। और दूसरी तरफ जो हम 15% से 150% तक अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाते थे, वो जीरो कर दिया गया, वो भी नहीं बताया जा रहा है। तो बिल्कुल आप मस्त रहो, देश लुटता रहे, और आप बिल्कुल ऐसा आप गीत गान जो है वो मोदी जी का देखते रहो, सुनते रहो। इसी को कहते हैं ब्रेन वॉश। ऐसा ब्रेन वॉश के मैं तो कभी कभी कहता हूं कि अगर गोबर खाने के लिए तैयार हो जाएं लोग और पेशाब पीने के लिए तैयार हो जाएं, ये प्रोपेगेंडे का ही कमाल है। लेकिन बहरहाल अपनी भूख का भी ख्याल रखने की जरूरत है। इस सरकार में कमाल यह है कि आपको अपनी भूख बुला करके आपको दूसरे चक्करों में लगाया जाता है, हिंदू मुसलमान में, दूसरी चीजों में। बहरहाल आज मैं बात कर रहा हूं अविनाश काकड़े जी से, जो किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, बहुत ही जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, नागपुर में रहते हैं। हमारे चैनल पर आपने बहुत यानी एक गैप के बाद आप उन्हें देख रहे हैं। मेरी मुश्किल यह है कि मैं इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करते करते बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। मैं बहरहाल इस बात को महसूस करता हूं। आज हम अविनाश काकड़े जी से समझेंगे कि आखिर ये जो डील हुई है, समझौता जो हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, उसमें क्या क्या खामियां हैं, किसानों के लिए क्या नुकसान होने जा रहा है, और किसानों का आंदोलन जो है वो क्या इस बार जो 3 कानून के खिलाफ आंदोलन चला था, क्या उससे भी कोई बड़ा आंदोलन कोई होने वाला है। अभी उस वाले आंदोलन के खत्म होने की इत्तला नहीं है। कुछ जगहों पर लोग शायद अब तक भी बैठे हैं। क्या कुछ है, किसानों के दिल पर क्या गुजर रही है, क्या वो जमीन अपनी रख पाएंगे, जो जमीन उनके लिए अगली नस्लों का इंतजाम देती है, क्या उसे अडानी जैसे लोगों को बेच करके किसान शहरों में सिर्फ मजदूरी करेगा। ये एक बहुत ही तकलीफदेह पहलू है जिसकी तरफ कुछ लोगों का समझना है कि ऐसा होने वाला है। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है, क्या तकलीफ है भारत अमेरिका के इस ताजा समझौते में, किसान कितना लुटा, कितना नुकसान किस तरफ जा रहा है। पहले तो आप ये बताइए कि क्या क्या चीजें फैसला लिया गया है, और फिर ये बताइए कि भारत के किसान पर क्या क्या असर होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो इसको ट्रेड ट्रेड डील बोलना बंद कर दो। हाँ। ये फतवा है, हम्म। ऑर्डर। हम्म। कॉलोनी के लिए जो ऑर्डर ब्रिटिश सरकार निकालती थी, अभी अमेरिकन सरकार कॉलोनी के लिए ऑर्डर निकाल रही है। हम्म। ये आदेश है। हम्म। इस पे टू पार्टी के सिग्नेचर नहीं है, अकेले डोनाल्ड ट्रम्प के सिग्नेचर है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने ये फतवा भेजा है कि तुमको ये करना है। हम्म। अब इसे सॉवरेन कंट्री और लोकतांत्रिक देश वगैरह बोलना बंद कर देना चाहिए। हम्म। हम हम्म। वैसा नहीं रहे। हम्म। जैसे आपको पता होगा कि एक बोस्टन हुआ था, बोस्टन आंदोलन हुआ था हम्म। अमेरिका में। हम्म। वो इसलिए हुआ था कि अमेरिकन जितनी टेरिटरी थी वहां खाली ब्रिटिश चाय बिकता था, मोनोपोली थी ब्रिटिश चाय की। और वो लोग बोलते जहां जहां चाय हो रहा है वो सब आना चाहिए। हम्म। तो उन लोगों ने क्या किया था, शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। जितना बोस्टन पे 241 बॉक्स चाय था उसको समुन्द्र में फेंक दिया था, बॉक्स को तोड़ के। तो ये अभी जो मामला है वो उसी तरीके का मामला है कि वो एग्रीमेंट नहीं है सर। एग्रीमेंट बोलना गलत बात होगी। उसको आप बोलिए कि फतवा है, वो ये है, नोटिस है कि आपको ये करना है, दैट्स ऑल। अब उसमें ये जो बोल रहे हैं कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ,
on all US industrial goods and wide range of US food and agriculture product। सीधा सीधा लिखा है उन्होंने, सीधा। जो पहले था, मतलब 2.93% जो मनमोहन सिंह के जमाने में था, जो उसके पहले जो अटल बिहारी सरकार थी उसमें 3 कुछ था, वो 2.93 पर लाया था। मोदी सरकार के भी 6-8 महीने के पहले देख लो आप, 4% से कम था, 3.81 था, और अभी वो बढ़ के हो गया 18%। ये जो बताते ना 50% हो गया था, ये 6 महीने का ही है, जब से इन्होंने हाथ मरोड़ना शुरू कर दिया है मोदी का, अडानी के माध्यम से। और अभी तो जेफरी एप्स्टीन के फाइल के माध्यम से हाथ मरोड़ने का काम जो शुरू किया है, उसके लिए ये कुछ नहीं बोल रहे, कुछ बोलने के काबिल नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इनके सारे माने पोर्नोग्राफी की फिल्म उनके पास में। सर आपको बता देता हूं कितना दुखद ये है कि हमारे यहाँ का, हमारे देश का प्रधानमंत्री वो कई बार बोला है, 50 बार बोला है कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने ये किया, ये उसका जवाब भी नहीं दे सकते। और इसमें क्या क्या है, तो इसमें करीबन मोदी के करीबी जो लोग हैं उनके नाम बताता हूं। जिनो यू, स्टीव बैनन, संदीप, अनिल अंबानी, हरदीप सिंह पुरी, टॉम प्रिजकर और रवि माथा। ये रवि माथा जो है, इसका नाम अभी अभी आया है, जिसने जर्नी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक किताब लिखी है। कोई भी आदमी जब किताब लिखता है तो कितना इंपॉर्टेंट आदमी होता है, उसके घर तक उसकी पहुंच होती है। और ये जो है, ये आदमी रवि माथा, ये जेफरी एप्स्टीन के साथ में संलग्न था। ये सारे के सारे, अनिल अंबानी संलग्न था। अनिल अंबानी ने अपने मुंबई में उसने मेल में लिखा हुआ है कि स्वीडिश लड़की चाहिए, मॉडल, ऊंची, बोल्ड, ऐसी लड़की चाहिए, उसने लिखा है इसमें। वो लड़की आके मुंबई में 3 दिन रुकी और उसके बाद में 7 दिन दिल्ली में रुकी, और उसमें नाम लिखा है नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली के लिए। ये तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कुछ लोगों को शक होता, मैं बात को डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन जेटली साहब की जो डेथ हुई थी उसके बारे में भी कुछ लोगों को शक होता है। लेकिन अभी थोड़ा सा बताइए और कौन कौन है इसमें। देखिए, मैं एक बार अपने दर्शकों को फिर बता दूं, जेफरी एप्स्टीन वाली फाइल एक वो बदनाम जमाना, कम उम्र की लड़कियों के साथ जो है वो बदकिरदारी, और वो जिसका हम यहाँ नाम भी नहीं ले सकते, उसमें दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, कारोबारी लोगों को एक तरह से उन्हें शामिल कराना, संलिप्त कराना, उनकी वीडियो अपने पास रखना और फिर उसके जरिए ब्लैकमेल करते रहना। तो ये एक शख्स के कैरेक्टर की खराबी की वजह से पूरा देश, एक या एक से कुछ लोग ज्यादा जो आपने बताए, उनके कैरेक्टर की खराबी की वजह से पूरा देश कीमत भुगते। हमारे सामने से, हमारी प्लेट से 2 रोटी से 1 रोटी कोई उठा के ले जाए, फिर आधी उसमें से भी ले जाए, ऐसी हालत हो रही। जी आप बताइए, क्या नाम है हमारे पास जो एप्स्टीन फाइल में भारत से हैं? देखो, एप्स्टीन फाइल के सबूत सामने आने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये सदियों से मानवीय मांस से अपना पेट भरने और अपनी जेबें पैसे भरने की आदी रहे, लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि पिशाचों का यह नाश समाप्त हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने खुलकर अमेरिकी तानाशाही के खिलाफ खड़े। हालांकि ब्रिटेन के एक सांसद ने एप्स्टीन को रूसी जासूस करार दिया है, लेकिन सबूत नहीं दिए। ये कितनी बड़ी बात है सर। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए, एक आदमी दूसरे आदमी के लिए नरपिशाच बोल रहा है और उसके सबूत के साथ बोल रहा है। क्योंकि उन्होंने वो जो फाइल है, उस फाइल में ऐसे ऐसे मेल आए हैं, ऐसे ऐसे मेल इंटरसेप्ट हुए हैं, ऐसे ऐसे फोटो इंटरसेप्ट हुए, और उसके वजह से इसने जैसा ही एग्रीकल्चर डील पर सिग्नेचर किया, 6 पेज गायब कर दिए अमेरिका ने, उसको और सील कर दिया। और ये बोलते हैं कि किसी क्रिमिनल के बयान पर इनके विदेश मंत्री, हमारे देश के बोलते हैं विदेश सचिव, कि किसी दूसरे क्रिमिनल के कहने पर हम हमारे यहाँ आरोप कैसे ये कर सकते हैं। तो ये किसी कहने का नहीं है, ये अमेरिका के कोर्ट का, अमेरिकन कांग्रेस ने जब वहां बोला कि इसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हजारों बार उसमें डोनाल्ड ट्रंप के नाम है,
वो ओपन करने के लिए तैयार नहीं था, तो अमेरिकन कांग्रेस ने अपनी कांग्रेस में ये पारित किया कि इसको खोलना पड़ेगा। और 10 साल बाद अमूमन जैसे खुलता है, कोर्ट का सारा रिकॉर्ड ओपन हो जाता है, पब्लिक हो जाता है, वैसा ये रिकॉर्ड ओपन हुआ है। तो कोर्ट ने मान्य किया है, अमेरिकन सरकार ने और अमेरिकन कांग्रेस ने मान्य किया, वो ये रिकॉर्ड है जिसमें 15 देशों के प्रोमिनेंट लोग, कितने उद्योगपति, कितने सारे माने राज परिवार, ये सब लोग उसमें फंसे हैं। और इन्होंने 80 जगह कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, और सब ने माफी मांगा है। कोई तो रिजाइन दिया है, कोई पद छोड़ा है, और कोई अपनी कार्रवाई के लिए तैयार। आपको पता होगा बिल क्लिंटन नाम का एक व्यक्ति जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसने बोला कि मैं गवाह का साक्षीदार बनने के लिए, माफी का साक्षीदार बनने के लिए तैयार हूं। जो सजा मुझे अमेरिका देगी वो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ये बिल क्लिंटन ने बोला है। हमें जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर भी, क्योंकि उसने एक वहां डेपुट किया था एम्बेसडर करके, उसके ऊपर आरोप लगे। नॉर्वे की, स्वीडन की, कितने सारे देश है सर जिसमें ये सब हुआ। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना में एप्स्टीन के साथ में मिलकर, जिसने वैक्सीन का किया था, वैक्सीन का कारोबार किया था, उसने भी खुले तौर पे माफी मांगी है। तो ये बोला है कि मैं इसमें था, इसमें मैं शर्म महसूस करता हूं। और उसने अपने कितने सारे पदों से इस्तीफे दे दिए, और वो माफी मांग के कुछ भी करने के लिए, देश के लिए करने को तैयार हो गया है। हमारे देश में इतने सारे डायरेक्ट सबूत मिलने के बाद भी सर एक शब्द भी कि गलत है, गलत हुआ है, ये नहीं है, हम नहीं है, कम से कम बताने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। अविनाश काकड़े जी, देखिए, देश सर्वोपरि होता है, सबसे ऊंचा देश होता है। मोदी जी या कोई और इंडिविजुअल आज प्राइम मिनिस्टर है, कल नहीं होंगे यकीनी तौर पर, अगर वो माफी मांग लें या मना भी कर दें, और कम से कम अमेरिका के या इन दूसरे मुल्कों के प्रेशर में आकर के देश के खिलाफ फैसलों को एक्सेप्ट ना करें, ये जो जिसको आपने फतवा कहा या हुक्म कहा, ये जो ट्रंप की तरफ से एक ऑर्डर आता है साइन करके, वो बाकायदा दिखाते हैं कि मैंने साइन कर दिया इस कागज पर, इस किस्म का दबाव झेलना अपने देश के ऊपर, अपने किसानों के, अपने मजदूरों के, अपने हर आदमी के पेट पर लात मारने वाला ये काम हो रहा है। ये इससे अच्छा तो कहीं ज्यादा माफी मांग करके एक तरफ आदमी हो जाए तो क्या वो बेहतर नहीं है? नहीं सर, इनको पता है सत्ता छोड़ने से इनका क्या होगा, इनको हश्र पता है। आरएसएस को पता है। आरएसएस के लिए एक समाजवादी को पूछा था उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार ने कि अगर 10 समाजवादी एक रूम में अगर इकट्ठा कर दे और उनको बोल दे कि 12 घंटे चर्चा करो तो क्या होगा, तो बोला 10 लोगों के सर फूट के वो बाहर आएंगे। और उसको उसी वक्त पूछा कि 10 संघी अगर उसमें अंदर कर दे तो क्या होगा, तो बोले सबके पैंट पीछे से गीले दिखाई देंगे। सर इनकी पत्रक है, इस देश में 370 हटाने के पहले 377 हटाया गया था। और 377 कानून किस लिए होता है, धारा किस लिए है, ये आप देख लीजिए। तो ये जो समलैंगिक लोग हैं, इनसे आप नैतिकता की अपेक्षा नहीं कर सकते। इनको अपनी जान, सत्ता, संपत्ति और सम्मान बचाने के लिए देश ने कुछ भी बेचने को, अपनी बहन बेटी बेचने को तैयार हो जाते हैं। बीजी कोलसे पाटिल साहब ने बोला कि इनकी महिलाएं आके मेरे पास में बोलती है कि हमें आतंक से बचा लीजिए, आप कुछ बोलिए, हम तो नहीं बोल सकते। तो क्योंकि इनके घर के सामने अगर अनजान जूता दिखाई दे तो वो जो घर का मालिक है वो घूम के आता है 2 घंटे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उन महिलाओं ने कोलसे पाटिल साहब के साथ सामने जाके बोला है। कोलसे पाटिल साहब बोलते मैं उस महिला के नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मगर मैं जो सुना हूं, मैंने जो बताया है वो सच है। ये कितनी ये अपने घरों की औरतों तक को भी दांव पे लगा दे लेना। मैं और इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जाहिर है जिसे कहते हैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें, हमारी पूरी कोशिश होती है, लेकिन ये समलैंगिक होना, कानून हटाना, 377 हटाना, ये सारी चीजें हमारे सामने। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल पे जाना चाहता हूं कि भारत के किसानों के खिलाफ क्या क्या चीजें हैं जो इसमें, जिस पर किसानों को तकलीफ होने वाली है, देश के लोगों को तकलीफ होने वाली है, क्या क्या चीजें हैं इसमें? सर ये कृषि प्रधान देश है, आज भी 60% से ज्यादा लोग किसानी पर निर्भर है। हमारा देश की जनसंख्या 140 करोड़, अगर हम किसानों को मार दे, किसानों को समाप्त कर दे, तो 140 करोड़ को पालने के लिए कोई देश अनाज नहीं देगा।
मक्का भी नहीं आ सकता, जो सड़ा वाला मक्का देते थे ना। हमारे यहाँ जब अनाज का शॉर्टेज हुआ था हरित क्रांति के पहले, तो मक्का भी नहीं देंगे, वो सड़ा गेहूं नहीं देंगे, ना लाल ज्वार देंगे। आज वो लाल ज्वार भी आएगी, मक्का भी आएगा और सब कुछ आएगा, हम आगे देखते रहेंगे। वैसे ऐसे बताता हूँ मैं आपको। तो पहली बार कृषि की इंटरनेशनल ट्रेडिंग डील हमने सिग्नेचर किया है, बिना हमारे किसानों को सक्षम किए। अरे अमेरिकन किसानों को सक्षम करने के लिए वो क्या करते हैं कि चावल को प्रति एकड़ 132.89 प्रति एकड़ सब्सिडी देते हैं डायरेक्ट किसानों को। हम निगेटिव सब्सिडी देते हैं। निगेटिव मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को, सीड इंडस्ट्री को, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को सब्सिडी देते, किसानों को कुछ नहीं देते। किसानों को एसआरपी से कम प्राइस देते हम, आधा प्राइस। एसआरपी में बोलते हैं स्टेट रिकमेंडेशन प्राइस, जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलके जो तय करता है, वो प्राइस से आधा प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। मतलब एक्चुअल जो हमारा लागत है उसका भी प्राइस हम नहीं देते, और उसमें भी हम सब्सिडी देते हैं निगेटिव। ऐसे देश से सामना करेंगे हमारे किसान कि जिसमें चावल को 12,225.88 रुपए सब्सिडी मिलती है प्रति एकड़, मतलब 30,000 रुपए हेक्टर। चावल को, वो कपास को सब्सिडी देते हैं 117.35 प्रति एकड़, मतलब 10,796.2 रुपए 20 पैसे। कपास को वो देते हैं, मक्के को वो देते हैं सब्सिडी 44.36 प्रति एकड़, मतलब 4,081 रुपए 12 पैसे। गेहूं को सब्सिडी देते हैं 3620 रुपए की। सोयाबीन को सब्सिडी देते हैं 2,840 रुपए 96 पैसे की। अब इतनी सब्सिडी उनके किसानों को मिल रही है, फिर दूसरी भी सब्सिडी मिलेगी। ये स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सब्सिडी, लोकल गवर्नमेंट की सब्सिडी, और उनको जो सपोर्ट मिलता है उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का हमारे यहाँ 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये सब होगा। और वहां के सारे पेटेंट लागू होंगे, वहां के सारे जीएम के जो प्रोडक्ट है वो सब यहाँ लागू होंगे। हम मना ही नहीं कर सकेंगे अब। यानी जो उनका पेटेंट होगा, ये तो फिर यहाँ के किसानों का माल यहाँ भी नहीं बिक सकेगा। तकरीबन ऐसी हालत होगी। एक्सपोर्ट तो आप भूल जाइए, यहाँ भी नहीं बिक सकेगा। और वो क्या क्वालिटी में हम लोग compete कर पाएंगे जो कुछ वो भेजेंगे, क्योंकि सब्सिडी तो मिलती नहीं यहाँ के किसानों को। सर मैं बता देता हूँ, हरित क्रांति के पहले हमारे यहाँ जो अनाज होता था वो पोषक अनाज होता था, क्योंकि 3 तरह के बीज है, परंपरागत, हाइब्रिड और जेनेटिक। अब जेनेटिक बीज से फसल बहुत आती, मगर उसमें जो पोषण होता है वो कुछ नहीं है। दिखने में बहुत सुंदर दिखता है, पोषण कुछ नहीं होता है। तो ये पोषण कुछ नहीं वाला, वो दिखने में सुंदर यहाँ आके बिकेगा और हमारे फसल से आधे दाम में यहाँ बिकेगा। दूध बिकेगा, यहाँ डायरेक्ट दूध नहीं आ रहा है ऐसा बोल रहे। अरे दूध इतने दूर से डायरेक्ट आने के लिए बहुत समस्या है, तो उन्होंने चीज का दे दिया, बटर का दे दिया, पाउडर का दे दिया, दूध पाउडर। अब ये सब यहाँ बिकेगा तो हमारा दूध कौन खरीदेगा? आधे दाम में भी नहीं खरीदेगा। और ये मांसाहार दूध आएगा, जो उनके अपने गाय को चर्बी खिलाते, हड्डी का चूरा खिलाते, खून पिलाते, वो दूध आएगा। मांसाहारी गाय का दूध यहाँ आधे दाम में बिकेगा। बताइए कौन खरीदेगा? हमारे यानी जो यहाँ जो बड़ी तादाद वेजिटेरियन लोग हैं जो मांस नहीं खाना चाहते, मांसाहारी नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर भी एक तरह से ये हमला होगा। क्या हमें पता भी नहीं है। देखिए एक चीज होती है, शुरू में लोगों को बताया जाता है, अवेयरनेस होती है, कुछ लोग आप जैसे लोग बोल लेते हैं, एक स्टेज आती है तो बोलना भी बंद हो जाता है। उस स्टेज में वो लोग जो मांस नहीं खाते वो वहां का दूध पिएंगे जो मांसाहारी होगा। तो ये तो खुद, तो फिर ये हिंदुत्व कहां चला गया? आरएसएस का जो नजरिया वो कहां चला गया? क्या होगा फिर? सर आरएसएस का कोई नजरिया नहीं। आरएसएस का नजरिया है सत्ता, संपत्ति और सम्मान, इतना ही नजरिया है। किसी भी मार्ग से सत्ता मिल जाए, किसी भी मार्ग से संपत्ति मिल जाए, किसी भी मार्ग से सम्मान मिल जाए। अभी देखा नहीं, मुंबई में सम्मेलन हुआ, उसमें सलमान खान और कौन कौन जो पोर्न फिल्मों के आरोप है जिनके ऊपर, वो भी बुला के वहां सम्मान दे लिया। सलमान खान की फिल्म का इनके नफरती चिंटूर ये करते हैं, विरोध करते हैं, और सलमान खान को बुला के प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, जैसे गांधी के नाम से प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, जैसे अन्य नेताओं को अंबेडकर जी के नाम से प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे ये सत्ता, संपत्ति और सम्मान के लिए कुछ भी बेचने को तैयार है।
मैं बार बार मैं आपको बोलता हूं कि इनकी कोई नैतिकता नहीं है, ये कोई देश नहीं समझते। इनके लिए देश मतलब इनका पैसा है, इनके लिए भगवान। आपने देखा होगा, एक ने बोला था सांसद ने, भगवान माना कि पैसा भगवान नहीं मगर भगवान से कम भी नहीं है। ये बोलने वाले इनके सांसद है। यानी इसका नतीजा ये भी समझा जा सकता है कि मोदी जी ने इस डील को करके अपना सनातन सोच है, जो आस्था है, उसको भी एक तरह से उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्या ये बात सही है? सर मैं पूछना चाहता हूँ, सनातन वनातन तो ठीक है, सनातन में तो गाय बलि देते थे, यज्ञ में गाय और आदमी का भी बलि होता था। यहाँ के जैन जो बार बार फुदकते हैं ना, थोड़ी सी बात बोला कि फुदक जाते हैं, जैन कम्युनिटी जो खुद को बहुत शाकाहारी समझती है, इस पे चुप क्यों है? अमित शाह चुप क्यों है? अमित शाह तो जैन है, कितने सारे यहाँ है। पीयूष गोयल शुद्ध शाकाहारी बोलता है, और वो उस मंत्रिमंडल में बैठा है जिसमें किरण रिजिजू नाम का जो गौमांस भक्षक बैठा हुआ है। अब इसी से आप समझ लो कि इनके लिए प्रायोरिटी ना गौ है, ना इनके लिए प्रायोरिटी देश है, ना इनके लिए प्रायोरिटी दूध है, ना इनके लिए प्रायोरिटी किसान है, कुछ नहीं है। आज एक कार्टून मैंने देखा जिसमें इनकी जो गौ है, मतलब भाजपा रूपी जो गौ है, वो देश को चर रही है और भाजपा को दूध दे रही है। ये सच्चाई है। हाँ, ये है, ये अब हम देखते हैं सर। जी हाँ, जी। अब आप अमेरिका से कृषि पदार्थ 0% टैरिफ पर आएंगे, उसमें क्या होगा? तो उसमें होगा फ्रूट्स, नट्स, मक्का, वो डीडीजी के नाम से जो मक्का आएगा, वो मक्का, ज्वार और सोया के सारे पदार्थ, ठीक है। कपास पहले ही $334 मिलियन का आयात हो ही रहा है। अब यहाँ का किसान खत्म। मैं मेरे खेत का कपास 2013 में 12 में 11,000 11,500 रुपए से 12,000 रुपए क्विंटल तक बेचा था। सर इस वक्त मेरे कपास को 7,500 रुपए का दाम नहीं मिल रहा है। बताइए। और जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कीमत जो है वो कम होती जा रही है। तो ये खाद का दाम 3 गुना, फर्टिलाइजर का दाम 3 गुना, पेस्टिसाइड्स का दाम 3 गुना, मजदूरी का दाम 4 गुना, ये सब हो गया। और मेरे फसल का दाम आधा हो गया। तो अब इसमें किसान को ये मजबूर भी किया जा रहा है कि आप किसानी छोड़ो, जमीन बेचो किसी साहूकार को और निकल लो। ये इसमें कुछ मिलता मिलाता कुछ नहीं है, जेब से हर बार हर फसल में चला जाता है। तो इस हालत में लाने की तैयारी है। इस हालत में तो ला ही लिया है। अब किसानी को किसानी छोड़े या रहे, खाना जो है इस देश को मजबूर किया जा रहा है। आप समझ लीजिए, अब किसान नहीं रहा अकेला, देश मजबूर हो गया। अब देश को वही प्रोडक्ट खरीदना है जो अमेरिका भेजेगा, अब देश को वही खाना है जो उसने अमेरिका ने बोला, अब देश को उतने बार सरेंडर करना है जितने बार अमेरिका बोलेगा। नरेंद्र सरेंडर हो जाएगा, डील में भी सरेंडर हो गया, डिफेंस में भी सरेंडर हो गया, व्यापार में भी सरेंडर हो गया, ऑयल में भी सरेंडर हो गया। रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। और उसके लिए आपको बताता हूँ कि ये सब जो है कि अमेरिका का मक्का आएगा, कपास आएगी, ज्वार आएगा, फल आएंगे, प्रोसेस फल आएंगे, यहाँ तक कि सोयाबीन और गेहूं भी आएगा। और ये आने नहीं दोगे, रशिया से ऑयल खरीदोगे तो हमारे ऊपर 6 अफसर बैठा है। एक है उनका वाणिज्य सचिव, कॉमर्स सेक्रेटरी, दूसरा है उनका होम सेक्रेटरी, तीसरा है संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि, चौथा है संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के राष्ट्रपति के सलाहकार, पांचवा है आर्थिक नीति के राष्ट्रपति के सलाहकार, और छठवा है व्यापार और विनिर्माण के लिए राष्ट्रपति के सहायक और वरिष्ठ सलाहकार से परामर्श के बाद ये अपना 25% कट करेंगे। अभी कुछ नहीं किया है, और अगर इनको लगा कि नहीं कर रहा है देश, भारत उसका पालन नहीं कर रहा है, तो ये नहीं करेंगे। उनका प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा, हमारे प्रोडक्ट वहां नहीं जा सकेंगे। हमारे ऊपर टैरिफ उन्होंने 18% लगा दिया है और हमने 0% कर दिया है, जबकि किसानी में हमारे यहाँ 15% से लेके 450% तक हम टैरिफ लगाते थे। ऑयल सीड पर हमारे टैरिफ कम था क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल में हम सरप्लस नहीं थे, मगर 450% भी टैरिफ था हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर बचाने के लिए। अब वो सब 0 हो जाएगा। तो हमने हमारा सारा का सारा जो हमारा स्वाभिमान था, हमारा स्वामित्व था, हमारा हक अधिकार था, वो सब बेच दिया, हमने गिरवी रख दिए एक आदमी के लिए जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। क्योंकि उनका एफसी टाइल में फाइल है, उनका फाइनेंसर जो है अडानी,
उसको अमेरिका में केस चल रही है। ऐसे 2-3-4 मामलों की वजह से हमारा राष्ट्र खत्म, राष्ट्र खत्म हो गया देश के लिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा बीच में दर्शकों को याद दिला दूं कि अमेरिका, मेरा अपना समझना यह है कि अमेरिका और इजराइल जिस मुल्क में भी जाते हैं दोस्त के तौर पर, उन मुल्कों को तबाह करते हैं। दुनिया की तारीख, वियतनाम, इराक, लीबिया, सब हमारे सामने है। एक चीज और जो समझने की है, याद दिलाने के लिए मैं कह रहा हूं, चूंकि किसानों का मामला अब बिल्कुल गर्दन पे जैसे छुरी है उस तरह से आ गई है अमेरिका से। ईरान में जो इस्लामी इनकलाब आया, जो इस्लामी क्रांति आई, उससे पहले और बहुत सी चीजें थी जिसमें तेल पर कंट्रोल, किस किस चीजों पर कंट्रोल अमेरिका का। लेकिन एक चीज ये भी थी, एक चीज बता रहा हूं मैं सिर्फ, कि जो चीजें अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली थी फसलें, वो ईरानी किसानों को पैदा करने का हक नहीं था, गैर कानूनी कर दिया गया था। तकरीबन उसी तरह की हालत अब हम भारत में देखने जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में वो कानूनी बना दिया जाए कि आप गेहूं पैदा नहीं करेंगे, गन्ना पैदा नहीं करेंगे, ये चीज पैदा नहीं करेंगे, उसके अलावा कुछ और कीजिए। तो इसका क्या मतलब, इस गुलामी की इंतहा कहां होगी, क्या होगा, और किसान अब क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे इससे बचेंगे, बच पाएंगे, नहीं बच? आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। मगर जब तक हमारे किसान पॉलिटिकली वोटिंग के लिए एजुकेटेड नहीं होते, मशीनों का जो ईवीएम का जो लूट है, वोटों की लूट है, एसआईआर है सर, ये एसआईआर और ये जो है सीएए, एनआरसी, अभी एनआरसी इसलिए इन्होंने, क्या हुआ था, इनको किसी ने समझा दिया था। ये पहले ही आधे दिमाग के खुर दिमाग है, इनका चश्मा, अपने चश्मे से ये सारा पूरा इकोनॉमी देखते सब कुछ, और इनका जो विजन है वो 90 डिग्री का है। 360 डिग्री में दुनिया चलती है, ये 90 डिग्री से सारी दुनिया देखते हैं। तो इनको जब समझ में नहीं आया, तो इनको किसी ने बता दिया कि आपका राज अगर आ जाएगा बहुमत में, तो आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना, अल्पसंख्यकों के वोट का अधिकार खत्म कर देना। फिर इनको किसी ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, संविधान ऐसी करने की अनुमति नहीं देगा, आपको तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देगा, आप ऐसा कुछ करोगे तो रिजेक्ट कर देगा और फिर मुंह की खानी पड़ेगी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या लाया, एनआरसी लाया। ठीक है, अब एनआरसी में इनको ये पता चला कि एनआरसी के बाद क्या हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ था एनआरसी और ये सीएए, तो उसमें ये हुआ कि असम एक सैंपल लिया गया, तो 16,30,000 लोग वहां अलग मिले, मतलब जिनको रिजेक्ट किया गया, जिनको निकाला गया। मगर उसमें पता चला कि 30% मुस्लिम है तो 70% हिंदू है। फिर इनको समस्या हो गई कि वो नहीं कर सके, अब ये किया तो इसमें भी ऐसा हो रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, वो सीएए लाया। सीएए में इन्होंने क्या बोला कि हम वो क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं को यहाँ लाएंगे, ये बोला। ठीक है, हिंदुओं को यहाँ लाके देंगे। मगर मामला ये हुआ कि वो जो लोग थे हिंदू, 70% हिंदू थे, उनको लगा ये कोई भी नया षड्यंत्र इन्होंने रचा है। पहले तो हमारे वोट काट दिए, अब हमारे ऊपर तलवार टांग दिए, अब ये बोल रहे हैं कि आप अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो और पाकिस्तान से हो, लिख के दे दो। उन्होंने बोला हम ये लिख के नहीं देंगे, वो भी फेल हो गया, वो लिख के ही नहीं दिया उन्होंने। तो इनके कानून में तो ये था कि वो लिख के देंगे तो ये नेशनलिटी देंगे, उन्होंने लिख के नहीं दिया, वो फेल हो गया। फिर इन्हें एसआईआर लाया। एसआईआर लाने में उनमें क्या था मामला कि एसआईआर लाने में इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि बीजेपी जो बोलेगी वो आपको करना है। अब इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है, कमिश्नर के सेक्रेटरी बोल रहे हैं, वहां के चीफ सेक्रेटरी, कि हमने कोई एसआईआर का ऑर्डर नहीं दिया, कानून में ये बैठता नहीं है, हम कोई एसआईआर कर नहीं सकते, ऐसा कोई मीटिंग हुई नहीं है और हमारे तरफ से ऐसा कोई सर्कुलर नहीं निकला। तो फिर एसआईआर कर कौन रहा है? तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में बीजेपी कर रही है एसआईआर। इसमें भी क्या हुआ कि वहां इन्होंने बिहार में करने का प्रयास किया, और बिहार में करने का प्रयास किया तो उसमें 20% ही मुसलमान मिले। हालांकि वहां 16% मुसलमान है, 20% इन्होंने बाहर निकालने का ये किया, उसमें भी इतना हंगामा हो गया और उतना कोऑपरेट नहीं किया। अब ये वेस्ट बंगाल में करने का प्रयास कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में क्या है आपको बता देता हूं कि 70-71 हजार बूथ है, और बीएलए एजेंट जो पार्टियों से होते हैं 77,000 ममता बनर्जी के एजेंट है, 42,000 बीजेपी के एजेंट है, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के पास में कोई आंकड़ा नहीं है। तो अब उसमें
उन्होंने क्या किया, बीएलओ बाहर से भेजा, क्योंकि वहां के बीएलओ मानने को तैयार नहीं थे। बीएलओ की इतनी हत्याएं हो गई, आत्महत्याएं हो गई, सब कुछ हो गया, मारपीट हो गई। इन्होंने बाहर से बीएलओ भेजा, वो बीएलए के साथ में और स्थानिक जनता के साथ में लड़ाई हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट, तोबा तोबा, सुप्रीम कोर्ट को ये पूछा गया था कि ये संविधानिक है क्या, एसआईआर संविधानिक है क्या? इसका जवाब नहीं दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, संविधानिक है या नहीं है, क्योंकि सारे लॉज कोर्ट किए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने की, इसके अनुसार ये संविधानिक नहीं है, ये प्रक्रिया रोक दीजिए, उस पर निर्णय नहीं ले रहा है। जैसे महाराष्ट्र में 370 संविधानिक है कि नहीं, उस पर निर्णय अभी तक नहीं हुआ। महाराष्ट्र में जो सरकार बनी थी, खरीद फरोख्त होके 50 करोड़ एकदम होके वाली जो सरकार बनी थी, उसमें वहां के नरहरी झिरवळ करके उपसभापति थे कि वहां सभापति ने रिजाइन दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उपसभापति निर्णय नहीं ले सकते, इंटरफेरेंस किया और पूरी चांस दिया बीजेपी को, एमएलए को खरीदने का। और जब केस आई बोर्ड पर तो इन्होंने ये कहा कि हाँ ये इलीगल हो गया, अभी जो सभापति बना वो इलीगल है, प्रोसेस इलीगल है, सरकार इलीगल है, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने रिजाइन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा दिया इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही एसआईआर में बोलेंगे कि ये एसआईआर इलीगल है, मगर ये कब बोलेंगे? पूरे देश में एसआईआर प्रोसेस करके 18-20 करोड़ लोगों को नाम काट दिए जाएंगे, फिर ये बोलेंगे अब हो गया, हम क्या करें? तो ऐसी जो जुडिशियली है, मुझे लगता है ये जुडिशियली सैक्रिफाई हो गई है बीजेपी के साथ में, ये उन पर कॉम्प्रोमाइज हो गई है बीजेपी के साथ में। और हमारी जुडिशियली में जो बैठे हुए हैं वो एक कास्ट के लोग हैं और वो कास्ट उनके लिए काम कर रही है। दुर्भाग्य है हमारा कि हमको बोलना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि जुडिशरी अगर सरकार के मर्जी से काम करने लगे, मीडिया को पहले ही गोदी मीडिया बना लिया गया, तो अब चर्चा कैसे हो, लोगों को अवेयर कैसे किया जाए, ये एक बड़ा मसला है। हमारे पास 2-3 मिनट बाकी हैं। इस मौजूदा सूरत हाल को, जिस तरह से सरकार देश के अलग अलग लोगों को, खासतौर पर किसानों को जो टारगेट किया जा रहा है, पहले वो कानून ला करके जमीनें बिकवाने का इंतजाम किया था, अब अमरीकी सामान यहां पर मार्केट में सस्ता डालने के जरिए किसानों को अपना काम छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कैसे आप किस तरह से समराइज करेंगे? 2 मिनट में जरा बता दीजिए। सर मैं आपको बोल देता हूं कि अमेरिका के साथ, किसानों के साथ में, अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ में भारतीय किसान ये कर ही नहीं सकता कंपटीशन। हाँ। एक लंगड़ा घोड़ा है जिसके 2 पांव टूटे हुए हैं और एक सशक्त घोड़ा है, उसके साथ में रेस नहीं लग सकती। अमेरिका सीधा किसानों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से 20 से 40 अरब डॉलर की सब्सिडी देता है किसानों को डायरेक्ट। और हमारा देश मात्र 17 लाख रुपए की, 17 लाख करोड़ की सब्सिडी देता है, वो भी इनडायरेक्ट। क्या कंपटीशन है सर हमारी उनकी? कैसे खोल दिया? एमएसएमई, हमारे यहाँ के एमएसएमई जो अब उभर रहे थे, जिसके मोदी बहुत प्रचार कर रहे थे, वो एक मरा हुआ शेर लेकर प्रचार कर रहे थे, अब उनके प्रोडक्ट यहाँ बिकने लग जाएगी, हमारा एमएसएमई क्या करेगा? वहां के जो आएंगे नॉर्म्स के अनुसार, जो नॉर्म्स वो तय करेंगे, हम नहीं। हमारी दवा इंडस्ट्री, हमारी सारी इंडस्ट्री भी डूब जाएगी, हमारे मजदूर डूब जाएंगे, हमारी किसानी डूब जाएगी, और ये एक आदमी के लिए होगा जो सैक्रिफाई हो चुका है खुद अपनी जान बचाने के लिए, देश को पूरा का पूरा उनको समर्पित कर चुका है। अब ये यानी मोटे मोटे तौर पर सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि अडानी और मोदी को बचाने के लिए देश के सारे हित, लोगों के हर थाली की रोटी जो है वो कम की जा रही है। और एक तरह से जब यहाँ के मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, यहाँ के किसानों का माल नहीं बिकेगा, तो आखिर कहां जाएंगे? 60% लोग किसानी पर, कृषि पर निर्भर हैं। क्या कुछ होगा? अब तक हमने कितनी बेरोजगारी और महंगाई देखी है, अभी और मुसीबतें बढ़नी है, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों के हाथ में है जो कंप्रोमाइज हो चुकी है। ऐसे बहुत से सबूत आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़ी। कोई आखिर में कोई बिल्कुल ब्रीफ कुछ और कहना चाहें किसानों? सर हमारे यहाँ न्यूजीलैंड, आयरलैंड, उसके बाद में नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में
अलग अलग कंट्रियों से करीबन 10 कंट्रियां है जहां से दूध और मिल्क प्रोडक्ट हमारे यहाँ आएंगे। हमारा दूध सारा का सारा मर जाएगा सर। किसानों को जागना पड़ेगा, इस देश को जागना पड़ेगा। खाली किसानों पर आफत नहीं है, बिल्कुल इस बिल्कुल देश पर आफत है, और ये देश के अंधभक्तों पर भी आफत है। उस अंधभक्तों को भी सेक्रीफाई कर दिया। हम नहीं पीसे जाएंगे अकेले, बिल्कुल वो बिल्कुल भी पीसे जाएंगे जो खुद को उनका भक्त समझते। आंखें खोलो, देखो क्या हो रहा है। देश के अंदर हर समर्थन मत करो और अंदर देश विरोध भी के मत करो। देश के हर नागरिक को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो सरकार फैसले ले रही है दबाव में, अलग अलग तरीकों से क्या क्या हो रहा है, ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। देश के लोगों को जागने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय चीजों को नजर रखते हुए अपने देश में क्या कुछ हो रहा है वो आपने समझाया। किस तरह से ट्रंप ने हुक्म दिया है, जिस हुक्म की तामील कर रहे हैं हमारे मोदी जी, और पूरे देश से तामील कराना चाहते हैं कि आप अपनी रोटी, अपने किसानी। अंतर्राष्ट्रीय जरूर देखिए, मगर अपना घर जल रहा होगा, अपनी जमीन खसक रही होगी तो अंतर्राष्ट्रीय देख के क्या करोगे। न्यूज एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। न्यूज हमारे पास में सच्चा मत बनाने की ताकत देती है, और झूठी न्यूज सब जगह चल रही है। सच्ची न्यूज अगर आप जैसे लोग देते हैं तो उनको देश पर भी ध्यान देना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।